कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं फ्री लेक्चर सीरीज फॉर द पोस्ट ऑफ जेकेपी कांस्टेबल। तो इस सिलसिले में आज का जो लेक्चर रहेगा ये रहेगा एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और साथ ही साथ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। अब कुल मिला के अगर देखा जाए ना, ये लेक्चर होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। चाहे आप जेकेपी कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो, जेकेपी एसआई के लिए पढ़ रहे हो, नायब तहसीलदार पोस्ट के लिए पढ़ रहे हो, या किसी भी जेके एसएसबी या एसएससी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो मेरा ये मानना है कि ये जो लेक्चर है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो इस लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर होता है क्या, पहले हम ये जान लेंगे। देखो, यहां हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर क्या होता है ये पहले हम जान लेंगे। एग्रीकल्चर सिंपली होता है साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। देखो, होता क्या एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में हम करते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी हम जो क्रॉप्स है ना, जो फसल है ना, वो हम उगाते हैं किस में, एग्रीकल्चर में। और साथ ही साथ जो हमारे जो जानवर है ना, वो हम पालते हैं ताकि वहां से हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिले। फॉर एग्जांपल दूध या दही मिले या आपका घी मिलता है, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम सेल आउट करेंगे मार्केट में। तो सिंपली एग्रीकल्चर क्या है, पहले आपको ये जानना है। एग्रीकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स उगाना, चाहे आप व्हीट उगाओ, चाहे आप राइस उगाओ या कोई और क्रॉप उगाओ, तो वो किस में आ जाएगा। यानी जितने भी क्रॉप्स हम उगाते हैं ना, यानी कल्टीवेट करते हैं ना, वो किस में आते हैं, एग्रीकल्चर में। और साथ ही साथ रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, यानी लाइव स्टॉक जो हमारी जानवर होते हैं ना, ठीक है ना, और उनको हम पालते हैं ना, तो वो भी किस में आता है, एग्रीकल्चर में। देखो, हमारे पास गाय है। अब ये जो गाय है ना, ये दूध देगी ना, ओवेस्टली दूध देगी। अब ये दूध जो है ना, ये भी किस में आ जाएगा, ये रेयरिंग ऑफ, ये गाय का पालना, ये गाय दूध जो देगी, ये किस में आएगा, ये भी एग्रीकल्चर में आपका आ जाएगा। ठीक है ना। उस दूध से क्या, उस दूध को हम सिंपली एक तो कंजप्शन के लिए और साथ ही साथ उसको सेल आउट, या वहां से हम दूध को माखन बना सकते हैं, ठीक है ना, वो बेच सकते हैं मार्केट में। तो एग्रीकल्चर आप सिंपली याद ये रखो कि एग्रीकल्चर वो आर्ट है या वो साइंस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट क्रॉप्स कर सकते हैं, और साथ ही साथ रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, यानी जो जानवर है ना, उनको हम पाल सकते हैं, और वहां से जो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे उनको हम मार्केट में सेल आउट करेंगे। सिंपल, ये एग्रीकल्चर है। ठीक है। हाँ, अब एग्रीकल्चर के बारे में आपको याद क्या रखना है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको एग्रीकल्चर के बारे में याद रखना है वो ये है कि अगर हम बात करेंगे सेंसस 2011 की, देखो अभी कोई सेंसस जो होना था वो होना था 2011 में, 2021 में, ठीक है ना। 2011 में हुआ था प्रीवियस सेंसस, अब होना था 2021 में, लेकिन कोविड की वजह से आपका सेंसस नहीं हो पाया, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सेंसस जो है नहीं हो पाया। अब यहां पे सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट याद क्या रखना है। सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा है ना, वो ये है कि एज पर सेंसस 2011, अगर हम सेंसस 2011 की बात करेंगे, एरिया में जो 54% लोग हैं ना, वो डिपेंड है या एंगेज है एग्रीकल्चर के साथ। यानी 54% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो इंडिया की है, वो किससे वाबस्ता रखते हैं, एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता रखते हैं। ठीक है ना। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर से जुड़े हैं। सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है। हाँ, अब यहां पे करंट की हम बात करेंगे। करंट की जब हम बात करेंगे ना, यहां पे हम करंट में जानेंगे एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये एक इंपॉर्टेंट ऑफिशियल यहां पे ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें डेटा प्रोवाइड करती है। देखो, अगर हम इसकी बात करेंगे, यहां पे हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं। कितने सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर्स हैं। आपका एक तो आता है सर्विस सेक्टर, दूसरा आता है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तीसरा आता है आपका सर्विस एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, हमें जानना है यहां पे एग्रीकल्चर के बारे में, लेकिन यह भी इंपॉर्टेंट है कि हम सर्विस सेक्टर के बारे में भी जानें और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में भी जानें। जब भी हम सर्विस सेक्टर की बात करेंगे ना, जो लार्जेस्ट सेक्टर है ना, वो है आपका सर्विस सेक्टर। क्योंकि ये हम इकोनॉमी के हिसाब से कह रहे हैं। जो लार्जेस्ट सेक्टर है ना, वो है आपका सर्विस सेक्टर। नो डाउट सबसे ज्यादा लोग किस में एंगेज है, वो है एग्रीकल्चर में, लेकिन मैं यहां पे लार्जेस्ट सेक्टर क्यों सर्विस सेक्टर को ले रहा हूं, क्योंकि अगर हम जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखेंगे ना, यानी जो हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उसमें 54% जो रोल प्ले करता है ना, वो आपका सर्विस सेक्टर रोल करता है। ठीक है। तो जीडीपी के हिसाब से मैं क्या कह रहा हूं कि सर्विस सेक्टर जो है ना, वो है लार्जेस्ट सेक्टर है इंडिया में, और दूसरे नंबर पे है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तीसरे नंबर पे है एग्रीकल्चर सेक्टर। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेक्टर which of the following is the largest sector in India as per GDP कंट्रीब्यूशन। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है जीडीपी में, वो करता है आपका सर्विस सेक्टर। कितना करता है, 54%।
ठीक। हाँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना करता है? 28%। हाँ, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर कितना करता है? 18%। सुपर इंपॉर्टेंट है। अब हम टॉपिक को जो है रिलेट करेंगे किसके साथ? एग्रीकल्चर को रिलेट करेंगे किसके साथ? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। यानी एग्रीकल्चर जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को? 18%। ठीक है ना? हाँ, सर्विस सेक्टर कितना करता है? 54%। इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना करता है? 28%, 28% आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है। ठीक है ना? तो ये सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको जानना ही जानना है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट और फैक्टर ये है कि एग्रीकल्चर जो है वो है आपका प्राइमरी, वो है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी। जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं ना, एक्टिविटी को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड, एक तो होता है प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरी होती है सेकेंडरी एक्टिविटी और तीसरी होती है टर्शियरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जब भी हम एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द नेचर, यानी सॉइल से कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, या फ्रॉम द नेचर से कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, वो आता है आपका प्राइमरी एक्टिविटी। तो इसीलिए आपका एग्रीकल्चर जो बनता है ना, ये कौन सी एक्टिविटी है? प्राइमरी एक्टिविटी। क्वेश्चन आ सकता है कि एग्रीकल्चर कौन सी एक्टिविटी है? प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है? 18% कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर जो है। एग्रीकल्चर अगर हम देखेंगे ये कितना एग्रीकल्चर में कितने लोग जो है इंडिया के वो एंगेज हैं एग्रीकल्चर में? 54% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो एंगेज है किसके साथ? एग्रीकल्चर के साथ। ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि एग्रीकल्चर जो है ना ये लार्जेस्ट आता है, लेकिन लार्जेस्ट किस में? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। अगर जीडीपी की बात करेंगे एग्रीकल्चर आता है थर्ड नंबर पे, यानी पहले नंबर पे आता है सर्विस सेक्टर, दूसरे नंबर पे आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीसरे नंबर पे आता है एग्रीकल्चर। लेकिन यहां पे हम अनऑर्गेनाइज्ड की बात कर रहे हैं। देखो, चाहे हम सर्विस सेक्टर की बात करें वो ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, चाहे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करेंगे वो ऑर्गेनाइज्ड है। यहां पे इंडिया में जो अनऑर्गेनाइज्ड है ना वो है आपका एग्रीकल्चर। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर जो है ये है लार्जेस्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? कौन सा है आपका? एग्रीकल्चर। ठीक है। एग्रीकल्चर कौन सी एक्टिविटी है? प्राइमरी एक्टिविटी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 18% करेगा। ठीक है। हाँ, तो एज पर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, एज पर जीडीपी के हिसाब से एग्रीकल्चर किस नंबर पे आता है? थर्ड नंबर पे आता है। सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो आगे देखते हैं। आगे हम यह भी जानेंगे कि इंडिया की अगर हम बात करेंगे, एग्रीकल्चर की हम बात करेंगे, ठीक है ना। देखो, अब हम देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जो है ना नंबर 1 पे है। देखो, अगर हम स्पाइस की बात करेंगे ना, इंडिया नंबर 1 पे है, याद रख लेना। पल्सेस की बात करेंगे, इंडिया नंबर 1 पे है, ठीक है ना। हाँ, और साथ ही साथ अगर हम जूट की बात करेंगे तो नंबर 1 पे है, ठीक है ना। हाँ, अगर हम मिल्क की बात करेंगे, अगर हम मिल्क की बात करेंगे तो इंडिया नंबर 1 पे है। स्पाइस की बात करेंगे नंबर 1 पे है। पल्सेस की बात करेंगे नंबर 1 पे है। मिल्क की बात करेंगे नंबर 1 पे है। जूट की बात करेंगे नंबर 1 पे है। यानी इंडिया में ये जो प्रोडक्ट्स है ना, इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहां पे होते हैं? इंडिया में। तो स्पाइस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहां पे होते हैं? इंडिया में। पल्सेस कहां पे सबसे ज्यादा, इनकी प्रोडक्शन कहां पे सबसे ज्यादा होती है? इंडिया में। मिल्क सबसे ज्यादा कहां पे प्रोड्यूस किया जाता है? इंडिया में। जूट कहां पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है? इंडिया में। ठीक है ना। हाँ हाँ, और साथ ही साथ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैटल हर्ड, यानी अगर हम बैफलोज की बात करेंगे ना, जो हम पालते हैं ना, यानी जानवर जो हम पालते हैं ना, तो वो भी यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे सबसे हम जो जानवर है ना वो पालते हैं, ठीक है ना। बैफलोज की अगर हम बात करेंगे कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है। हाँ, ये आपने जाना कि इंडिया किस में नंबर 1 है? मिल्क में है, जूट में है, आपका यहाँ पे पल्सेस में, स्पाइस में। अब हम देखेंगे इंडिया सेकंड नंबर पे, सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे राइस की बात अगर हम करेंगे, राइस पे इंडिया सेकंड नंबर पे, क्योंकि राइस सबसे ज्यादा चाइना में जो है कल्टीवेट होता है। हाँ, दूसरा वीट, इंडिया सेकंड नंबर पे है। सबसे ज्यादा वीट की प्रोडक्शन कहाँ पे है? चाइना। कॉटन पे इंडिया सेकंड नंबर पे है। सबसे ज्यादा कॉटन कहाँ पे होता है? चाइना में। सुपर इंपॉर्टेंट। अब यहां पे शुगर कैन भी इंडिया दूसरे नंबर पे है। यानी चाहे राइस की बात करेंगे, वीट की बात करेंगे, कॉटन की बात करेंगे, शुगर कैन की बात करेंगे, इंडिया क्या है? इंडिया दूसरे नंबर पे है। लेकिन शुगर कैन की जो हम बात करते हैं ना, तो शुगर कैन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है ब्राजील में। ये सुपर इंपॉर्टेंट है। ब्राजील इज द लार्जेस्ट। ये क्वेश्चन आता है, हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन? तो कौन सा है? आपका ब्राजील है। अब इंडिया किस में नंबर पे? इंडिया है सेकंड नंबर पे। तो इंडिया आपने देखा किस किस पे नंबर फर्स्ट? स्पाइस में, पल्सेस में, मिल्क में या जूट में इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है। राइस, वीट, कॉटन, शुगर कैन, टी, ग्राउंडनट, कैशू, ये जो है ना इंडिया दूसरे नंबर पे है। लेकिन यहां पे जो है राइस, वीट, कॉटन, टी की अगर हम बात करेंगे ना, तो चाइना पहले नंबर पे है। लेकिन शुगर कैन की अगर हम बात करेंगे वहां पे ब्राजील है। कैशू की अगर हम बात करेंगे वहां पे आपका वियतनाम है।
गॉट माई पॉइंट? ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करता हूं कि मुझे लग रहा है कि यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। देखो, हमने यहां पे जाना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने ये यहां पे जाना कि एज पर 2011 54% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो किससे जुड़ी है? एग्रीकल्चर से जुड़ी है, इन्हें वाबस्ता से, एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। साथ ही साथ हमने ये जाना कि अगर हम देखेंगे, अगर हम जीडीपी के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा जीडीपी को कौन कंट्रीब्यूट करता है? आपका सर्विस सेक्टर। कितना? 54%। इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना करता है? 28%। एग्रीकल्चर कितना करता है? 18%। ठीक है, एग्रीकल्चर कौन सी एक्टिविटी है? प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर कौन सा यह है लार्जेस्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो साथ ही साथ हमने देखा कि इंडिया सबसे ज्यादा किस में प्रोडक्शन करता है, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करेंगे, इंडिया में सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे ना, इंडिया नंबर 1 किस में है, तो वो है आपका स्पाइसेस, पल्सेस, मिल्क, जूट। ठीक है ना? हाँ, साथ ही साथ हमने देखा नंबर टू की अगर हम बात करेंगे, राइस, वीट, कॉटन, शुगर, टी, ग्राउंडनट, कैशू, इंडिया दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन उसमें हमने क्या जाना कि राइस, वीट, कॉटन, टी हो, वो सबसे ज्यादा कहां पे कल्टीवेट होता है, यानी सबसे ज्यादा कहां पे प्रोड्यूस होता है? चाइना में। शुगर कैन सबसे ज्यादा कहां पे प्रोड्यूस होता है? आपका ब्राजील में। कैशू कहां पे होता है? वो कहां पे होता है? वो होता है आपका वियतनाम में। ठीक है, हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट वो ये है कि लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आपका एग्रीकल्चर। क्वेश्चन आ सकता है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आपका एग्रीकल्चर इंडिया में, अगर हम सेक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है ना? तो यहां से रेलवे को कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर वहां पे एग्रीकल्चर नहीं दिया होगा, अगर वहां पे सर्विस सेक्टर्स में, अगर सर्विस सेक्टर्स की बात करेंगे ना, वहां पे फिर अगर रेलवे दिया होगा ना, सर्विस सेक्टर्स की बात मैं कर रहा हूं, फिर रेलवे, गॉट माई पॉइंट। लेकिन अगर तीनों सेक्टर्स दिए होंगे, कैसे कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो एग्रीकल्चर जो है ना वो है लार्जेस्ट एम्प्लॉय जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग जो है जुड़े किसके साथ? एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता रखते हैं ना, तो ओबियसली लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कौन होगा? एग्रीकल्चर ही होगा। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। आगे जाएंगे, यहां हम बात करेंगे टॉप क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की, यानी इंडिया में जो भी क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते हैं या जो भी क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं ना, वहां पे हम देखेंगे कि कौन स्टेट टॉप करता है, किस क्रॉप में कौन सा स्टेट टॉप करता है, यानी किस स्टेट में ज्यादा किस क्रॉप की प्रोडक्शन होती है, वो हम यहां पे जान लेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम देखेंगे, अब ये जो डाटा है ना, ये रिसेंट डाटा है। हाँ, और एक बात, कॉमेंट्स में मुझे ये नहीं लिखना सर राइस वेस्ट बंगाल में ज्यादा होता, नहीं, ये जो है ना ये ऑफिशियल है। तो ये जो ऑफिशियल है, ये डाटा जो है ये ऑफिशियल है, ये एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 है, और जो भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल सोर्स है ना वहां से ये डाटा लिया गया है। तो ये जो डाटा ऑथेंटिक है। बाकी जहां पे भी आपको बुक्स में लिखा होगा, कहीं पे भी कुछ लिखा होगा, तो वो कंसिडर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कंसिडर कीजिए, ये आपके लिए ऑफिशियल डाटा है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे राइस की अगर हम बात करेंगे, अगर 2 साल पहले की हम राइस की बात करते थे ना, तो राइस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता था वेस्ट बंगाल में। लेकिन अब सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, तेलंगाना ने क्या रिप्लेस किया वेस्ट बंगाल को। तेलंगाना ने रिप्लेस किया वेस्ट बंगाल को। 2023-2024 की अगर हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन राइस की कहां पे हुई है? तेलंगाना में। तो तेलंगाना बन गया है, तेलंगाना जो है वो बन गया है टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ राइस। तो राइस के मामले में टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? आपका तेलंगाना। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल नहीं करना। अब दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आता है आपका वेस्ट बंगाल। लेकिन सुपर इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन आ सकता है कि कहां पे ज्यादा प्रोडक्शन हुई है, किसकी? राइस की। या कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है राइस, तो कौन सा करता है? तेलंगाना। ठीक है, हाँ। अब यहां पे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के लिए आप 2 चीजें याद रखोगे, सुपर इंपॉर्टेंट है। राइस के लिए आप तेलंगाना आपने याद रखा, हाँ, और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, शुगर कैन और वीट सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो, इंडिया में सबसे ज्यादा तो राइस से आता, दूसरे नंबर पे वीट, तो वीट और शुगर कैन दूसरे नंबर पे है। अभी हमने बात की थी, चाहे राइस हो, चाहे वीट हो, चाहे शुगर कैन, तो इंडिया की अगर पूरे इंडिया की बात करेंगे तो पूरी इंडिया की बात करेंगे, इंडिया दूसरे नंबर पे है। सबसे पहले नंबर पे कौन सा है? चाइना। लेकिन अगर हम राइस इंडिविजुअली की बात करेंगे, यानी स्टेट्स की बात करेंगे, तो तेलंगाना है। हाँ, अगर हम वीट और शुगर कैन की बात करेंगे तो कौन सा है? आपका है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट। अब हम यहां पे करेंगे बात पल्सेस और सोया की। पल्सेस एंड सोया में आप मध्य प्रदेश याद रखोगे। ठीक है, पल्सेस एंड सोया में कौन सा याद रखोगे? मध्य प्रदेश याद रखोगे। ठीक है, हाँ, राजस्थान। अब राजस्थान इतना इजी है, आप आराम से याद कर सकते हो। देखो, राजस्थान में आपका मस्टर्ड है, रैपसीड है और कोर्स ग्रेन्स है। ठीक है ना, मस्टर्ड, रैपसीड और जो है आपका कौन सा है आपका
कोर्स ग्रेन्स, ठीक है। हाँ, अब गुजरात तो आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा। गुजरात जो है हमेशा ग्राउंड नट और कॉटन में, यानी ग्राउंड नट और कॉटन की जब भी हम बात करेंगे ना तो गुजरात की बात करेंगे। देखो अब गुजरात आप कैसे याद रख सकते हैं। देखो गुजरात में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। अब वो गुजरात से बिलोंग करते हैं तो ओवेसली अगर आप उसकी मतलब ड्रेसिंग देखोगे ना तो मतलब ना खूबसूरत ड्रेसिंग होती है, अट्रैक्टिव ड्रेसिंग होती है। तो आप याद रखने ना जो मोदी साहब है वो गुजरात में बैठे हैं, कॉटन शर्ट लगा के खा रहे हैं ग्राउंड नट्स, कॉटन शर्ट लगा के खा रहे हैं ग्राउंड नट्स, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो कॉटन ग्राउंड नट, ठीक है। हाँ, कर्नाटका में आप अगर देखोगे ना, कर्नाटका में आप सनफ्लावर और कॉर्न पाओगे। कर्नाटका में आप सनफ्लावर और कर्नाटका, ये कैसे आप रखोगे याद कि कर्नाटका में सनफ्लावर और कॉर्न है। देखो यूजुअली अगर हम देखेंगे जो जैंट के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो बाहर जाते हैं कर्नाटका में यानी स्टडी के लिए। फिर वो जब सुबह होते हैं ना, सुबह वो जाते हैं ना, सुबह वो मॉर्निंग वॉक में क्या करते हैं, जब मॉर्निंग वॉक में वो ना चाय उठाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कॉफ़ी उठाओ, कॉफ़ी भी आप याद रखो, कॉफ़ी लेते हैं और कॉफ़ी के साथ कॉफ़ी के साथ क्या लेते हैं, कॉर्न लेते हैं। और सुबह बैठे होते हैं पार्क में, और पार्क में जो होता है ना वहाँ पे सनफ्लावर्स है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो क्या कि जो कि जेएंडके के स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ जाते हैं, कर्नाटका जाते हैं। और कर्नाटका जब जाते हैं वहाँ सुबह क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। किस में, पार्क में क्या होते हैं, सनफ्लावर्स होते हैं। और कॉफ़ी के साथ क्या लेते हैं, कॉफ़ी के साथ वो कॉर्न लेते हैं। यानी कॉर्न भी कहाँ का है, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। कॉफ़ी भी कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वहीं पे ना कर्नाटका में। और सनफ्लावर भी कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, कर्नाटका में, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बात करेंगे। देखो वेस्ट बंगाल पहले राइस, लेकिन अब कौन सा है वहाँ पे राइस के मामले में, तेलंगाना, सुपर इंपॉर्टेंट है वो। अब जूट और मस्टर्ड, आई थिंक मस्टर्ड यहाँ पे नहीं है, मस्टर्ड यहाँ पे नहीं है, मस्टर्ड यहाँ पे है, ठीक है। जूट और मस्टर्ड में वेस्ट बंगाल है, जूट और मस्टर्ड में कौन सा है, वेस्ट बंगाल। हाँ, रेप सीड्स और कोस ग्रेन्स में आपका कौन सा है, राजस्थान है। लेकिन फिर भी इसको चेक कर लेना आप, मस्टर्ड आप चेक कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैंने 2 बार लिखा, आप मस्टर्ड चेक कर लेना। मुझे कमेंट्स में लिखना कि मस्टर्ड जो है कहाँ पे ज़्यादा जो है इसकी प्रोडक्शन होती है 2024 के हिसाब से। तो ये आपके लिए असाइनमेंट रहेगा। तो सिंपली आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है कि राइस तेलंगाना में, शुगर कैन और व्हीट वो आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश में, फिर एमपी में पल्सो सोया, फिर राजस्थान में रेप सीड कोज ग्रेन्स, ठीक है। गुजरात में आपका ग्राउंड नट और कॉटन, अच्छे से याद होगा। हाँ, कर्नाटका में आपका सनफ्लावर, कॉर्न या कॉफ़ी आप लीजिए। वेस्ट बंगाल में आपका जूट और मस्टर्ड। तो मस्टर्ड फिर भी आप चेक कर लेना। आगे जाएंगे, आगे और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। देखो यहाँ पे हम बात करेंगे फार्मिंग के बारे में। फार्मिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम जान लेंगे। देखो इंडिया में जो भी फार्मिंग होती है ना, यानी जो भी एग्रीकल्चर हम करते हैं ना, या क्रॉप्स को उगाते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना, इसको जनरली हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, दूसरा आता है आपका इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, तीसरा आता है आपका कमर्शियल सब्सटेंस फार्मिंग। एक एक करके जानेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग की। जब आप वर्ड देखते हैं प्रिमिटिव मतलब होता है एंशिएंट, सब्सटेंस मतलब होता है सेल्फ कंजप्शन, यानी जहां पे हम एंशिएंट टूल्स का यूज करेंगे फॉर सेल्फ कंजप्शन के लिए, वो फार्मिंग कहलाएगी आपकी प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। क्या, जहां पे हम, ये वो फार्मिंग है जहां पे हम एंशिएंट टूल्स का यूज करेंगे फॉर सेल्फ कंजप्शन के लिए, यानी खुद के लिए, तो वो क्या कहलाएगी, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। देखो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो की जाती है विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स, यानी फैमिली मेंबर्स की मदद से जो फार्मिंग हम करते हैं ना, ठीक है ना, यानी जब हम क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं ना फैमिली मेंबर्स की मदद से, ठीक है ना, वो कहलाती है आपकी प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। अब प्रिमिटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें हम प्रिमिटिव टूल्स यूज करते हैं, उसमें हम ओल्ड टूल्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हू एंड डिगिंग स्टिक्स में कश्मीरी में समझाता हूं। हू को कहते हैं हम टुंगर कश्मीरी में, और डिगिंग स्टिक को कहते हैं हम बेल। जब हम टुंगर और बेल का यूज करेंगे ना, फिर जो फार्मिंग हम करेंगे ना, फिर जो हम क्रॉप्स को उगाएंगे ना, तो वो क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, ठीक है। और इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द फैमिली, यानी फैमिली की जो जरूरियात है ना उनको पूरा करना। देखो क्या होता है, अब आपने अच्छे से समझा होगा प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या हो। पहली कंडीशन ये, इसमें पहला फीचर इसमें ये होता है कि ये जो फार्मिंग होती है वो फैमिली मेंबर्स की मदद से की जाती है, ठीक। दूसरे इसमें प्रिमिटिव टूल्स हम यूज करते हैं, जो अभी मैंने बोला हू एंड डिगिंग स्टिक्स, यानी बेल और टोंकर का हम यूज करते हैं, ठीक। तीसरी चीज मैंने ये बोली कि जो ये फार्मिंग हम करते हैं ना, वो किस लिए करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि अपनी जो नीड्स हैं वो फुलफिल करने के लिए, यानी यहाँ पे हम सेल के लिए नहीं, हम प्रोड्यूस क्रॉप्स ये नहीं करते कि ताकि हम इनको भेज देंगे मार्केट में, नहीं,
फिर के लिए सेल्फ कंजप्शन के लिए, क्योंकि सब्सटेंस है ना। अब समझा आपने? देखो अब देखो क्या होता था पुराने ज़माने की जब हम बात करते थे ना, पुराने ज़माने में इसी प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग के बहुत सारे नाम जो है ना अलग अलग कंट्रीज में देखोगे, लेकिन इंडिया में जो फेमस है ना वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, उसको हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी, उसको क्या कहते हैं हम, जिम कल्टीवेशन भी। देखो क्या होता था पुराने ज़माने के लोग जो थे ना, या आजकल अगर हम देखेंगे जो जंगल में रहते हैं ना, वो क्या करते थे, वहां पे तो लैंड नहीं होता, एग्रीकल्चर लैंड नहीं होता था ना, वो पहले पेड़ों को काट देते थे, काटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ठीक है। उसके बाद उनको क्या करते थे, बर्न करते थे। बर्न करते थे ना, जब ट्रीज को काटते थे ना, फिर उनको बर्न करते थे ना, तो वहां से क्या निकलेगा, सिंपली ऐश। लास्ट में क्या बच जाएगा, ऐश। वो ऐश फिर किसके साथ मिल जाता था, मिट्टी के साथ मिल जाता था, जो वहां पे मिट्टी होती थी उसके साथ मिल जाता। फिर जब बारिश होती थी ना, तो वो मॉइस्चर क्रिएट करता था ना, फिर वो उस पर एग्रीकल्चर करते थे, यानी फिर वो उस पर क्रॉप्स जो थे ना वो उगाते थे, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब शिफ्टिंग क्यों कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्लैश एंड बर्न आपने जाना, शिफ्टिंग इसीलिए कहा जाता था, क्यों, वो क्या करते थे, अब जब उन्होंने क्रॉप्स प्रोड्यूस किए तो उनके पास कोई फर्टिलाइजर तो नहीं होता था, उनके पास क्या होता था, मतलब फिर वो क्या करते थे, फिर वो दूसरी जगह, यानी दूसरे साल दूसरी जगह गए, फिर वहां पेड़ काटे, फिर वहां पे उनको क्या किया, उनको जलाया, फिर वो ऐश वहां पे बन गया, फिर वो मिट्टी का जो है ना मिट्टी के साथ मिल गया तो मॉइस्चर क्रिएट हुआ, फिर वहां पे फिर से वहां पे क्रॉप्स उगाए। तो मीनस शिफ्ट करते थे बिकॉज ऑफ फर्टिलिटी, क्योंकि सॉइल जो होता था ना उस पर बिकॉज ऑफ वो फर्टाइल ज़्यादा नहीं होता था, तो उसी की वजह से वो फिर शिफ्ट करते थे, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। और बहुत जगह इसको जिम कल्टीवेशन भी कहा जाता है। ये बहुत सारी कंट्रीज में और ना पाओगे, वहां पे हम नहीं जाएंगे। तो आपने लास्ट पे प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग सिंपली ये जाना कि ये वो फार्मिंग होती है जो की जाती है फैमिली मेंबर्स के जरिए, और ये वो फार्मिंग होती है जहां पे हम बेल और टोंगर का यूज़ करेंगे, यानी हुएंडिंग स्टिक्स का यूज़ करते थे। ये करते थे टू फुलफिल द नीड्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, इसीलिए उसको सब्सटेंस कहा जाता था, ठीक है ना। और एग्जांपल दी मैंने शिफ्ट कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या जिम कल्टीवेशन। देखो अब है बात किसकी, अब हम बात करेंगे इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है, देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई ना, अब इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग वजूद में आ गई। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है, ये हम वहां पे करते हैं जहां पे हाई पॉपुलेशन होगी, और फार्मर्स क्या चाहेंगे, फार्मर्स ट्राई टू प्रोड्यूस मैक्सिमम फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ लैंड। देखो क्या होता है, जहां पे पॉपुलेशन आपकी ज्यादा होगी और फार्मर्स चाहेंगे कि जो स्मॉल पीस ऑफ लैंड है उससे ज्यादा हम जो है प्रोड्यूस करें, वो आपकी होती है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। और ये होती है लेबर इंटेंसिव, यानी यहां पर लेबर भी हम यूज कर सकते हैं, किसमें, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। देखो आप यूजुअली आज आप देखोगे, सिंपली अगर हम बात करेंगे गांव के जो भी विलेज है ना हमारे, वहां पे आप सिंपली ना लाइव एग्जांपल दूंगा मैं। देखो वहां पे तो पॉपुलेशन ओवरली ज्यादा ही होती है, हमारे पास जो जमीन होती है ना एग्रीकल्चर के लिए वो ज्यादा नहीं होती है, वो कम होती है। तो हम क्या करते हैं, हम उस हम उस लैंड से क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें, किसके लिए, एक तो सेल्फ कंजप्शन के लिए, क्योंकि सब्सटेंस है ना, अब जो एक्स्ट्रा बचेगा ना वो फिर हम मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन जहां पे फार्मर्स चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ लैंड, ठीक है। और तीसरी ये लेबर इंटेंसिव है। और चौथी ये कि अगर कुछ बचेगा ना, अगर एक्स्ट्रा कुछ बचेगा वो हम मार्केट में ये ना बेच देंगे, ठीक है ना। तो लेकिन पहली प्रेफरेंस होती है अपने लिए, अब जब एक्स्ट्रा बचेगा तो मार्केट में बेच देंगे। क्या यहां पे मार्केट में हम बेचने के लिए करते थे, नहीं करते थे, यहां पे भी अपने लिए, लेकिन अगर एक्स्ट्रा बचा तो फिर बेच देंगे, ठीक है। अब होता है तीसरा कमर्शियल फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जहां पे प्रोडक्शन इसी गर्ज से की जाती है कि टू सेल इन द मार्केट, ठीक है। देखो मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, राइस हम यहां पे कल्टीवेट करते हैं ना, वो किसके लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, ठीक है। तो वो आ जाएगी आपकी इंटेंसिव में। लेकिन अगर राइस हम पंजाब की बात करें, अब ये डिपेंड करता है, कमर्शियल फार्मिंग डिपेंड करता है, कैसे मैं समझाता हूं। अगर हम पंजाब की बात करेंगे, पंजाब में राइस जो होगा ना, पंजाब में जो प्रोडक्शन जो होती है ना राइस की, वो कमर्शियल कहलाए, क्यों, क्योंकि वो बेचते हैं। जब भी आप किसी क्रॉप को इस गर्ज से प्रोड्यूस करोगे ना, मकसद ये है कि मैं इसको मार्केट में बेच दूंगा ना, वो कमर्शियल कहलाएगा, कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल मतलब होता है यहां पे आपका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। हाँ, यहां पे आपका कैपिटल भी होगा, लेबर भी होगा, ठीक है। हाँ, यहां पे आप मॉडर्न इनपुट्स यूज करोगे, किसमें, कमर्शियल में। यहां पे आप जो है हाई सीड्स का यूज करोगे, यहां पे आप जो है आप देखोगे फर्टिलाइजर्स का यूज करते हो, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हाँ इवन के ट्रैक्टर्स का यूज हम किसमें करते हैं, कमर्शियल
फार्मिंग में। ठीक है, तो कमर्शियल फार्मिंग आपने जाना क्या होती है। कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग सिंपली वो फार्मिंग होती है जहां पे आप फार्मिंग करते हो विद द पर्पज टू सेल इन द मार्केट। मकसद होता है ये कि मार्केट में उसको हम बेच देंगे। यानी अगर आप कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस करोगे ना, फिर जो है ना मार्केट में बेचने के लिए, वो आपकी प्लांटेशन, वो आपकी कमर्शियल फार्मिंग होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो जेएंडके में क्या होता है, जेएंडके में आप देखोगे वाटरमेलन, वाटरमेलन तो जहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते, लेकिन बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं वो वहाँ पे वाटरमेलन जो है ना इसीलिए प्रोड्यूस करते हैं सो दैट दे कैन सेल इन द मार्केट। ठीक है ना, तो वो कमर्शियल फार्मिंग कहलाएगी। ठीक है, हाँ। अब और एक होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी इसी में आता है। किसमें? कमर्शियल फार्मिंग में। प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है जब आप एक सिंगल क्रॉप करोगे ना, ग्रो करोगे ना ओवर लार्ज एरिया। फॉर एग्जांपल आसाम में देखो टी है ना, टी आप बहुत जगह देखोगे, यानी बहुत एरिया पे आप सिंगल क्रॉप होना टी उगाते हैं, तो वो क्या है, वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इसको कहते हैं। ठीक है ना, या कॉफी की ये प्लांटेशन होती है, तो वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आते हैं। लेकिन आते हैं ये किस में? कमर्शियल फार्मिंग में ही, लेकिन प्लांटेशन एग्रीकल्चर हमने ये नाम दिया क्योंकि कल क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम सिंगल क्रॉप ग्रो करेंगे ओवर अ लार्ज एरिया, वो क्या कहलाएगा? प्लांटेशन एग्रीकल्चर। और राइस, मैंने अभी बोला था, राइस एक कमर्शियल क्रॉप है पंजाब के लिए। जेएंडके के लिए है क्या? नहीं, क्योंकि जेएंडके में हम फॉर सेल के लिए नहीं है। जब हम प्रोड्यूस करेंगे टू से विद द पर्पस टू सेल इन द मार्केट, टू सेल इन द मार्केट, तो वो आ जाएगा कमर्शियल। ठीक है, आई होप कि आपने इन तीनों को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अब आगे जाएंगे, यहां हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में। क्रॉपिंग सीजन्स अगर हम देखेंगे ना, यूजुअली इंडिया की अगर हम बात करेंगे ना, इंडिया में क्रॉपिंग सीजन्स को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। फार्मिंग को भी 3 कैटेगरीज में करते हैं, वो आपने जाना कि किस तरीके से हम फार्मिंग करते हैं। अब क्रॉप्स जो होते हैं ना, जो हम क्रॉप्स जो कल्टिवेट करते हैं ना, इनको भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक आता है आपका खरीफ क्रॉप, दूसरा आता है आपका रैबी क्रॉप, तीसरा आता है आपका जैद क्रॉप। अच्छे से समझ लेना। तो कितने क्रॉप्स होते हैं इंडिया में? 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, यानी क्रॉपिंग सीजन्स। खरीफ क्रॉप, रैबी क्रॉप और जैद क्रॉप। खरीफ क्रॉप को बोलते हैं मूनसून क्रॉप। सुपर इंपॉर्टेंट है, कल आ सकता है क्वेश्चन में कि इसमें से कौन सा क्रॉप जो है जिसको कहा जाता है मूनसून क्रॉप, तो कौन सा है? खरीफ क्रॉप। हाँ, रैबी को हम कहते हैं विंटर। देखो कश्मीरी में हम बोलते हैं रब। जब यहां पे बारिश होती है ना, बारिश जब आती है ना, जब बारिश पड़ती है ना, तो फिर उससे क्या होता है, उससे हम बोलते हैं जो कीचड़ होता है ना, उसको कश्मीरी हम बोलते हैं रब। तो रब जो होता है ना, आप वो यूजुअली देखोगे किस में? विंटर में देखोगे, यानी जब सर्दी का मौसम होगा ना, तो उसमें ज्यादा रब होती है। ठीक है ना, जो ज्यादा कीचड़ होता है, तो रब कश्मीरी में उसको कहते हैं। तो रैबी आप रब से याद रखोगे। ठीक है ना, तो रब जो है विंटर क्रॉप। ग्रेट, विंटर क्रॉप कौन सा है? रैबी। फिर है जैद। जैद जो होता है ना, वो आपका समर क्रॉप। ठीक है, जैद जो होगा ना, वो आपका समर क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप कौन सा है? मूनसून क्रॉप। अब अच्छे से, अब खरीफ क्रॉप के लिए सबसे ज्यादा आपको पानी की जरूरत जो होती है ना, वो होती है खरीफ क्रॉप के लिए। जो जहाँ पे ज़्यादा पानी की हमें ज़रूरत होती है ना, वो किस क्रॉप में होती है? खरीफ क्रॉप में। देखो अच्छे से समझ लेना। अब खरीफ क्रॉप को पहले हमें क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि 3 टाइप्स आपने देखा कि खरीफ है, रैबी है, जैद है। खरीफ को हम मूनसून कहते हैं, रैबी को हम विंटर क्रॉप कहते हैं और जैद को हम समर क्रॉप कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि खरीफ क्रॉप हम कब सो करेंगे और कब हार्वेस्ट करेंगे। हाँ, रैबी को हम कब सो करेंगे, कब हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहले हम खरीफ की बात करेंगे। खरीफ की अगर हम बात करेंगे, जून जुलाई में क्या होता है? जून जुलाई में हम क्या करते हैं? खरीफ क्रॉप को सो करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं सितंबर अक्टूबर को। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको ऐसे पता चलेगा। देखो राइस ले लो। अगर जेएंडके की बात करूंगा मैं, तो जेएंडके में जून और जुलाई में क्या करते हैं? जून जुलाई में हम क्या करते हैं, जो राइस होता है ना हमारे पास, उसको हम सो करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, पैडी ना। फिर जब हार्वेस्टिंग का सीजन सितंबर अक्टूबर में आता है ना हमारा, फिर हार्वेस्ट कब करते हैं? सितंबर और अक्टूबर। तो राइस क्या क्या क्रॉप बन गया? ये बन गया ना खरीफ क्रॉप। ठीक है ना, हाँ। ऐसे मेज की हम बात करेंगे, मक्की की हम बात करेंगे। तो देखो मेज की अगर हम बात करेंगे, इसको भी जून जुलाई में हम क्या करते हैं? फिर सितंबर अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट करते हैं। फिर जोवर, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, दाल, मूंग दाल, तुर दाल। ठीक है ना, अब दाल जहां भी होगा वो किस में आ जाएगा? आपका खरीफ में ही आ जाएगा। तो खरीफ क्रॉप में आपने देखा क्या? सबसे पहले खरीफ क्रॉप मूनसून क्रॉप कहलाता है। खरीफ क्रॉप को हम सो करते हैं जून जुलाई में और जो है हार्वेस्ट करते हैं सितंबर अक्टूबर में। इसमें आपका राइस आ जाएगा, इसमें आपका मेज आ जाएगा, इसमें आपका जोवर आ जाएगा, इसमें आपका बाजरा आ जाएगा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट। ठीक है ना, या इसमें आ जाएंगे। अब रैबी क्रॉप, जिसको हम विंटर क्रॉप कहते हैं, ये क्या करते हैं? ये अक्टूबर दिसंबर में जो है ना सो करते हैं। फिर अप्रैल जून में जो है ना इसको हम हार्वेस्ट करते हैं। देखो वीट की बात हम करेंगे। वीट, तो वीट जो है ना, मैंने ऑलरेडी जो पढ़ा है जेएंडके और लद्दाख, अगर हम देखेंगे लद्दाख में वीट का अलग सीजन रहता है, वो मैंने कहा है कि कब हम इसको सो करते हैं, वो एक्सेप्शन है। लेकिन यहां पे अगर हम वीट देखेंगे ना, वीट आपका कौन सा क्रॉप है? रैबी क्रॉप है। राइस, मेज,
कॉटन, जोवर, बाजरा, सोयाबीन, ग्राउंडनट, दाल खरीफ क्रॉप है। हाँ, वीट, बार्ले, ग्राम, प्याज, मस्टर्ड। तो ये कौन से आपके, ये है आपके रैबी क्रॉप, यानी जो सर्दियों के मौसम में क्या करते हैं हम, जो सर्दियों के मौसम में पहले उनको क्या करते हैं, सो करते हैं, फिर हार्वेस्ट भी सर्दियों के मौसम में ही करते हैं। देखो यूजुअली अगर आप देखोगे मटर, मटर कब होता है, सर्दियों के मौसम में ही होता है ना, पीस। हाँ, आप देखो वीट कब, सर्दियों के मौसम में ही। मस्टर्ड देखो वो भी कब, वो भी सर्दियों के मौसम में, फिर हम इसको हार्वेस्ट करते हैं अप्रैल जून में, करते हैं ना मस्टर्ड को अप्रैल जून में हार्वेस्ट, ठीक है। हाँ, फिर आता है आपका जैद क्रॉप। जैद क्रॉप जो होता है ना वो मार्च टू जुलाई, यानी जो मार्च टू जुलाई रहेगा ना, जो क्रॉप मार्च में हम सो करेंगे और जुलाई में हार्वेस्ट करेंगे, यानी इसकी जो होती है सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन जो होती है वो इसी को होती है, जैद क्रॉप की। जैसे आप वाटरमेलन लोगे, तो वाटरमेलन मुझे बताओ वाटरमेलन कब होता है, वो समर क्रॉप ही होता है ना, वो आपका होता है इसी मार्च टू जुलाई में जो होता है ना वाटरमेलन को, जो आप सो भी करते हो और हार्वेस्ट। हाँ, मस्क मेलन, कुकुम्बर सुपर इंपॉर्टेंट है, कुकुम्बर। हाँ, वेजिटेबल्स जो होते हैं ना वो भी इसी में ज़्यादा होते हैं आपके समर क्रॉप में। हाँ, फूड क्रॉप्स, ठीक है। तो आपने जाना, आपने 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जाने, खरीफ क्रॉप, रैबी क्रॉप, जैद क्रॉप। खरीफ क्रॉप आपका मूनसून क्रॉप, रैबी क्रॉप आपका विंटर क्रॉप, जैद क्रॉप आपका समर क्रॉप। अब आपने ये भी जाना कि कौन हम कब जो है सो करते हैं और कब हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना और अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आपका बनता है, ठीक है ना। हाँ, यहां पे हम बात करेंगे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया। ये सुपर इंपॉर्टेंट, जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे ना तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट जानना है। देखो ये क्वेश्चंस ना जेके एसएसबी बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। तो सबसे पहले हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन की जब भी हम बात करेंगे तो HYV सीड्स जिनको हम कहते हैं, स्पेशली जब राइस और वीट की बात होती है ना, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ना वो किसके साथ जुड़ा है, फूड ग्रेन्स के साथ, और स्पेशली किसके साथ, राइस और वीट की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना। हाँ, और साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन आ सकता है हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो कौन से, स्वामीनाथन है, ठीक है ना। हाँ, अब व्हाइट रेवोल्यूशन जो है किसके साथ जुड़ा है, मिल्क के साथ जुड़ा है। तो इसमें जो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन उसको क्या कहा जाता है, वर्ग्यूस कुरियन, ठीक है ना। तो मिल्क फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, कौन से आपके फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो आपके MS स्वामीनाथन, और व्हाइट रेवोल्यूशन कौन से, वर्गीस कुरियन। ग्रीन रेवोल्यूशन किसके साथ जुड़ा है, फूड ग्रेन्स के साथ, चाहे राइस की बात करें या वीट की बात करें, स्पेशली राइस और वीट ही आते हैं इसमें। हाँ, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के साथ या डेयरी, इसमें ऑपरेशन फ्लड लाया गया था, ठीक है ना। हाँ, ब्लू रेवोल्यूशन जब फिश की बात हम करेंगे, ठीक है ना, तो उसके फादर कौन है, डॉक्टर अरुण कृष्णन। येलो रेवोल्यूशन सुपर इंपॉर्टेंट है, ऑयल सीड्स की जब हम बात करेंगे तो येलो रेवोल्यूशन है। हाँ, ब्राउन रेवोल्यूशन, अब ब्राउन रेवोल्यूशन जो है ना वो है आपका ऑयल सीड्स। ये ऑयल सीड्स जो होते हैं ना उसके लिए कौन सी टर्म हमने यूज की थी कि ज्यादा से ज्यादा, देखो ये जो रेवोल्यूशन है ना इनका मकसद यही था कि इनकी प्रोडक्शन, यानी जो भी क्रॉप्स हम कल्टीवेट करते हैं ना इनकी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। तो इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया कि राइस और वीट की कल्टीवेशन ज्यादा हो, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। व्हाइट रेवोल्यूशन इसीलिए लाया गया था कि मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा हो। नो डाउट इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन में नंबर फर्स्ट पे है, ठीक है ना। तो ब्लू रेवोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे ना, ये फिशेस जो है ना इनकी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, तो ऑयल सीड्स की ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, इसके लिए कौन सा रेवोल्यूशन लाया गया था, येलो रेवोल्यूशन। हाँ, ब्राउन रेवोल्यूशन अगर हम बात करेंगे लेदर इंडस्ट्री या कोका की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए जो है ना फादर वो है हीरालाल चौधरी। ब्लैक रेवोल्यूशन सुपर इंपॉर्टेंट है, ब्लैक के लिए है पेट्रोलियम, सुपर इंपॉर्टेंट है ब्लैक के लिए, ठीक है। हाँ, रेड रेवोल्यूशन, रेड आप देखोगे मीट भी आप रेड देखो और पोटैटो भी आप रेड देखोगे, तो रेड रेवोल्यूशन है किसके लिए, मीट और पोटैटो के लिए, मीट और टमाटो के लिए, मीट और टमाटो के लिए आपका रेड रेवोल्यूशन है। पोटैटो के लिए आपका राउंड रेवोल्यूशन होता है, राउंड रेवोल्यूशन जो होता है वो होता है आपका पोटैटो के लिए। हाँ, एग्स की बात अगर हम करेंगे या पोल्ट्री की बात करेंगे तो फादर ऑफ इसको कहा जाता है ये ना सिल्वर रेवोल्यूशन, वो है आपकी इंदिरा गांधी। तो सिल्वर रेवोल्यूशन इसके लिए आपका एग्स, अगर आप यूजुअली कलर देखो तो सिल्वर ही है, तो पोल्ट्री या एग्स की अगर हम बात करें सिल्वर रेवोल्यूशन है। हाँ, सिल्वर फाइबर अगर हम बात करेंगे, सिल्वर फाइबर फिर है आपका कॉटन, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिंपली सिल्वर की बात करेंगे एग और पोल्ट्री, लेकिन सिल्वर फाइबर फिर है कॉटन। हाँ, अब है ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये आता है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, वो है जूट, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोल्डन रेवोल्यूशन आपका फ्रूट्स के साथ, यानी फ्रूट्स जो है ना हमारे ओवरऑल हॉर्टिकल्चर, हनी भी इसमें गोल्डन रेवोल्यूशन, लेकिन गोल्डन फाइबर आता है किसके साथ, जूट के साथ। गोल्डन रेवोल्यूशन आता है हनी के साथ, फ्रूट्स के साथ। हाँ, ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन जो है बैम्बू प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है। हाँ, और ग्रे रेवोल्यूशन आपका फर्टिलाइजर के साथ है, ग्रे रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन आपका आता है ओनियन के साथ,
और फार्मास्यूटिकल्स के साथ आपका पिंक रेवोल्यूशन आता है, ठीक है ना। हाँ, साथ ही साथ एवरग्रीन रेवोल्यूशन आता है आपका ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और ये एवरग्रीन रेवोल्यूशन किसने दिया था? एमएस स्वामीनाथन ने, जिसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, उसने एवरग्रीन रेवोल्यूशन भी दिया है, एमएस स्वामीनाथन, ठीक है ना। तो ये आपने रेवोल्यूशंस देखे कि यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है, आपको ये टिप ऑफ द टंग याद होना चाहिए। हाँ, आप मुझे बताएं, लेवेंडर जो है ना, जो लेवेंडर क्रॉप जो है ना, सबसे ज्यादा जो है भदरवा में पाया जाता है, यानी भदरवा डोडा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। मुझे कमेंट्स में बताएं, लेवेंडर जो है ना, इसके लिए कौन सा रेवोल्यूशन लाया गया था? जेके एसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। लेवेंडर के लिए आपका है पर्पल रेवोल्यूशन। कौन सा है? पर्पल रेवोल्यूशन, ये जेके एसएसबी ने पूछा था, ठीक है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट आपके बनते हैं, चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, व्हाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ब्लैक जो है हमारा पेट्रोलियम, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये जो है रेवोल्यूशन, इनको गो थ्रू कर लेना। देखो, यहां पे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, हमने अभी तक एग्रीकल्चर जो है वो जाना कि एग्रीकल्चर में जितने भी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, जो भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, या रोल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो हमने जाना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन से मुझे नहीं लग रहा है क्वेश्चन आ जाएगा, फिर भी हम कर लेंगे ये। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब हम बात करते हैं ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ना, ये सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है, और ये है आपका सेकेंडरी सेक्टर। जैसे आपका एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर होता है ना, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर होता है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर कहलाता है जहां पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, जहां पे इनपुट को हम कन्वर्ट करेंगे किस में? आउटपुट में। तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर कहलाता है। और इंडस्ट्री सेक्टर जो है ना, ये है सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर, क्योंकि हमने देखा कि पहला सेक्टर कौन सा है सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स जीडीपी, वो है आपका सर्विस सेक्टर 54%। दूसरा आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है, ये 28% कंट्रीब्यूट करता है। और तीसरा आता है एग्रीकल्चर जो 18% कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम देखेंगे ना, इसके लिए एक रेवोल्यूशन आया था। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन वजूद में कैसे आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे ये कंसेप्ट आ गया। बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे ना, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में, यानी इंग्लैंड में हुआ था आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जब किसने जब स्टीम इंजन की इन्वेंशन होती है जेम्स वाट के जरिए। देखो, जेम्स वाट जब स्टीम इंजन जो है ना इन्वेंट करता है ना, तो उससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है कहाँ पे? ब्रिटेन में। फिर वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमें उसका असर देखने को मिलता है कहाँ पे? इंडिया में, क्योंकि इंडिया किसके अंडर था? ब्रिटेन के अंडर था तब, ठीक है। हाँ, अब सुपर इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहली फैक्ट्री आ सकते हैं, या यूं कहे कि सबसे पहली फर्स्ट कॉटन मिल या फर्स्ट फैक्ट्री जो थी ना, वो कॉटन मिल थी, और वो एस्टेब्लिश की गई थी इंडिया में 1818 में कलकत्ता में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ड्यू टू कमर्शियल फेलियर ये फंक्शनल नहीं हो पाई। फिर दूसरी जो फैक्ट्री थी ना, वो लाई गई थी मुंबई में 1854 में, ठीक है। हाँ, अब हम देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? हम जानेंगे बेसिकली इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। देखो, बहुत सारी पॉलिसीज लाई गई इंडिया में फॉर प्रमोटिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो वहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन थी, सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन लाई गई, तो वो हम जान लेंगे जहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं, यहां से सिंपली आपका क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर है, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स जीडीपी ऑफ इंडिया, कितना करता है? 28%, ठीक है ना। हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा प्रमोट करने के लिए या बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो है बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है लाई गई। अब सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो क्वेश्चन में आ सकता है, वो लाई गई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, यानी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो अनाउंस की गई थी 1948 में। जैसे इंडिया आज़ाद होता है 1947 में, तो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जाती है 1948 में, और इसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। हाँ, इसमें ये जो पॉलिसी जब लाई गई ना, तो इसने इंडिया को डिक्लेयर किया एज अ मिक्सड इकोनॉमी। क्या किया? डिक्लेयर मिक्सड इकोनॉमी। देखो, इकोनॉमी तीन प्रकार की होती है, एक तो होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी होती है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरी होती है आपकी मिक्सड इकोनॉमी। इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, मिक्सड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होगा, जैसे आपका यूएसए है, यूएसए में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है। सोशलिस्ट होगा वो जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर होगा, जैसे आपका चाइना है, चाइना में कौन सा है? सोशलिस्ट सेक्टर। और मिक्सड इकोनॉमी होता है वो जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर भी होगा और प्राइवेट सेक्टर भी होगा, यानी इंडिया की हम बात करें, इंडिया में मिक्सड इकोनॉमी। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है, प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर भी है। यहाँ पे आप प्राइवेट स्कूल्स भी देखोगे, गवर्नमेंट स्कूल्स भी देखोगे। यहाँ पे आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी देखोगे, गवर्नमेंट
हॉस्पिटल्स भी देखोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है मिक्सड इकोनॉमी। अब ये मिक्सड इकोनॉमी जो है ना, ये किसने डिक्लेयर किया कि इंडिया जो है ये मिक्सड इकोनॉमी है? ये यहाँ पे यानी प्राइवेटाइजेशन भी होगी, प्राइवेट सेक्टर भी होगा, और जहाँ पे दोनों सेक्टर होंगे, प्राइवेट सेक्टर भी होगा और कौन सा, गवर्नमेंट सेक्टर भी होगा। ठीक है ना? तो वो किसने कहा? वो इसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने कहा कि इसने इंडिया को डिक्लेयर किया एज अ मिक्सड इकोनॉमी। अब ये क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर इंडिया एज अ मिक्सड इकोनॉमी? तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो कौन सी है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। अब क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब लाई गई? तो वो कब लाई गई? 1948 में। ठीक है। हाँ, अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसमें जो है ना, मतलब जो अगर हम सिट्रस देखेंगे, फोकस किस पे था? स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वायर गिवन इंपॉर्टेंस। यानी जो भी स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज है ना, उनको इंपॉर्टेंस दी गई, उनको इंपॉर्टेंस दी गई, क्योंकि यहाँ पे उस वक्त जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो पीक पे नहीं थी। रिसेंटली जो इंडिया आज़ाद हुआ था, तो इसीलिए स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज उनको क्या दी, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा कहा गया कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। ठीक है। हाँ, फिर क्या होता है? फिर 1956 में और एक इंडस्ट्री पॉलिसी आती है। 1956 में और एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है जिसको कहा जाता है इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको कहा जाता है इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुपर इंपॉर्टेंट है। पहली पॉलिसी आपने देखी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1984 में लाई गई, जिससे इंडिया को डिक्लेयर किया गया एज अ मिक्सड इकोनॉमी, और उसमें ज़रा फोकस किया गया कि जो भी स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री है इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। लेकिन जब दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई ना, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में, इसको कहा जाता है इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो इस पॉलिसी में क्या किया गया? इस पॉलिसी में जो इंडस्ट्रीज है ना, इनको डिवाइड किया गया 3 शेड्यूल्स में। कितने शेड्यूल्स में? 3 शेड्यूल में। वहाँ पे इनको डिवाइड किया 3 शेड्यूल्स में। शेड्यूल ए जो है वो प्राइवेट सेक्टर में, उसमें इंडस्ट्रीज आएंगी, और जो भी इंडस्ट्रीज मिक्सड में होंगी ना वो शेड्यूल बी में आएंगी, और जो भी इंडस्ट्रीज प्राइवेट होगी ना, यानी प्राइवेट सेक्टर की जो भी इंडस्ट्रीज होगी ना, वो शेड्यूल सी में आएंगी। यानी यहाँ पे पहली बार जो हुआ कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हुआ। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएगा कि विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज नोन एज इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी फर्स्ट डिवाइड द इंडस्ट्रीज इनटू वेरियस कैटेगरीज। तो 3 शेड्यूल्स में इसने डिवाइड किया ना, तो वो है आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। फिर आता है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977। तो तीसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये बेसिकली इसी का एक्सटेंशन है। किसका? यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 का ये एक्सटेंशन है। कौन सा? इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया गया। यहाँ पे किस पे फोकस किया? डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया, और साथ ही साथ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई एमएनसीज पे। एमएनसीज होती है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, यानी जो बाहर की कंपनीज है ना, वो यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी इसमें। ठीक है। हाँ, फिर जो चौथी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980। देखो यहां पे इसमें क्या किया गया? इसमें कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन पे फोकस हो। ठीक है। और साथ ही साथ जो कंपटीशन है ना डोमेस्टिक मार्केट में, वो प्रमोट किया जाए। वो है आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980। तो क्वेश्चन कहां से बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं हमेशा पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है ना, पहले 2 कि जहां से किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने डिक्लेयर किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, किसको कहा जाता है इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसने इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया 3 कैटेगरीज में। अगर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एमएनसीज की बात आए तो फिर ये है। ठीक है ना। हाँ, अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात आए या कंपटीशन को प्रमोट किया जाए, फिर है आपकी 4th इंडस्ट्रियल पॉलिसी। हाँ, अब जो 5th इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना, वो है सुपर इंपॉर्टेंट, जो हमें जानना है। हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया। देखो हुआ क्या? हुआ ये कि हमने देखा इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टार्ट होती है 1948 से, फिर आपका 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है, फिर तीसरी आती है 1977 में, फिर 1988 में। लेकिन 1991 की अगर हम बात करेंगे ना, इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी ना, इंडिया की जो आर्थिक कंडीशन थी ना, बद से बदतर थी। यानी इंडिया की जो माली हालात थी ना, बहुत ज़्यादा खराब थी। अब इस बदतरीन सिचुएशन से यहाँ पे जो होते हैं मनमोहन सिंह उभर के आते हैं। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं 1991 में, और नरसिम्हा राव जो होते हैं ना, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यही नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह एक मॉडल लाते हैं, एक इकोनॉमिक पॉलिसी लाते हैं, जिस पॉलिसी का नाम रखा जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, या जिसको कहा जाता है एलपीजी मॉडल। अब एलपीजी मॉडल क्यों कहा जाता है, ये हम आगे देखेंगे। देखो ये जो पॉलिसी लाई गई ना, इस पॉलिसी का मकसद यही था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, इसको शिफ्ट किया जाए फ्रॉम सोशलिज्म टू प्राइवेट इकोनॉमी। देखो देखा गया कि 1991 से पहले जो रोल सोशलिज्म का था ना, वो ज्यादा था,
और प्राइवेट सेक्टर का जो रोल था ना वो बहुत ज़्यादा कम था। अब ये पॉलिसी लाई गई इसीलिए कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया जाए, इसीलिए जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी। अब मकसद क्या था? मकसद यही था कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका रोल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए। देखो 1991 से पहले इंडिया में क्या था? इंडिया में बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग थी, यानी हर एक चीज़ पे लाइसेंसिंग थी। यहाँ पे परमिट यानी हर एक चीज़ को करने के लिए यहाँ पे परमिशन मांगनी पड़ती थी गवर्नमेंट से, और कोटास थे, मीन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है ना। अब 1991 के बाद मनमोहन सिंह ने बोला कि क्या हम रिफॉर्म्स लाएंगे। अब रिफॉर्म देखो, अब 1991 के बाद क्या है, सबसे पहले रिफॉर्म्स क्या लाई गई कि प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया गया, और साथ ही साथ लिबरलाइजेशन मीन सिंपली यहाँ पे पहले आपको लाइसेंसिंग, कोटास, जो परमिट सिस्टम है ये खत्म किया गया। और ग्लोबलाइजेशन मतलब है ना इंडियन इकोनॉमी को खोला, यानी ओपन इकोनॉमी बनी। अब इंडिया जो है ना हर एक के साथ ट्रेड करने लगा, ठीक है ना। तो वही है आपका प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स किसके, इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, जहां से आपके क्वेश्चन जो है ना आ सकते हैं। जानिए मैन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लाई गई थी 1991 में। सबसे पहले क्या किया गया? डिरिजर्वेशन मीन सिंपली, देखो पहले हमने देखा कि हर एक चीज़ जो थी ना वो रिजर्व्ड थी। अब बहुत सारे सेक्टर्स जो थे ना वो रिजर्व्ड थे सिर्फ, यानी सिर्फ जो है वहाँ पे पब्लिक सेक्टर के लिए वो रिजर्व्ड थे। सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही उनमें क्या कर सकती थी, उनमें ट्रेड कर सकती थी, यानी जो सिंपली प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के लिए रखी गई थी। अब जो सेक्टर्स रिजर्व रखे गए थे ना पब्लिक सेक्टर के लिए, उनको रिड्यूस किया गया, तो वही है डिरिजर्वेशन। यानी प्रेजेंटली अगर हम बात करेंगे ना, अभी आप सिर्फ 2 ही सेक्टर अभी पाओगे जहां पे जो है सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए जो रखे गए हैं। आपका एक तो रेलवे आता है, दूसरा आता है एटॉमिक एनर्जी। देखो एटॉमिक एनर्जी की जब हम बात करेंगे वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है, तो इसीलिए वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। और साथ ही साथ रेलवे में आप देखो क्या कहीं पे प्राइवेट रेलवे है? नहीं है ना। तो वो रेलवे किसके अंडर है? वो है गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है ना। तो 2 ही ऐसी सेक्टर्स हैं जो किसके अंडर रखे गए हैं आज की अगर हम बात करेंगे, गवर्नमेंट के अंदर है। लेकिन पहले बहुत ही ज्यादा था, पहले ऑलमोस्ट 17 सेक्टर्स जो थे ना जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर थे, ठीक है ना। तो वही है रिजर्वेशन, यानी क्या किया गया, ये सेक्टर्स रिजर्व रखे गए थे पब्लिक सेक्टर्स पे, अब इनको रिड्यूस किया गया। अब सिर्फ 2 ही सेक्टर जो है वो रिजर्व है, किन के लिए? पब्लिक सेक्टर के लिए। एक तो आपका एटॉमिक एनर्जी, दूसरा आपका रेलवे। अब कल क्वेश्चन आ सकता है कितने सेक्टर जो है वो है रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर के लिए, तो कितने? 2 है। कौन कौन सा? आपका एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे, ठीक है। हाँ, अब दूसरा आता है आपका डिलाइसेंसिंग। तो पहले हमने देखा कि लाइसेंसिंग, हर एक चीज़ पे लाइसेंसिंग जो है लानी पड़ती थी। अब लाइसेंसिंग का जो है सिस्टम है ये खत्म किया गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, अब यहाँ पे 4 इंडस्ट्रीज जो है जहाँ पे आपको लाइसेंसिंग की इंपॉर्टेंस, यानी जहाँ पे आपको लाइसेंस लानी ही पड़ेगी अगर आप उनमें ट्रेड करना चाहोगे। तो पहला है आपका इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, दूसरा है स्पेसिफाइड हजार्ड केमिकल्स, तीसरा है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, और चौथा है सिगरेट्स तंबाकू, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं ना वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। जेकेएसएसबी ने इससे ना क्वेश्चन पूछा था और मुझे भी लग रहा है यही क्वेश्चन आने वाला है। देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले 40% था, मीनस अगर बाहर से कोई कंट्री यहाँ पे आएगी ना, वो यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो कर सकती है ना, वो यहाँ पे जो शेयर जो है ना वो खरीद सकती है, लेकिन ओनली 40%। लेकिन अब इसको क्या किया गया, 51% तक। क्या किया गया कि 51% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है बाहर की कोई भी कंपनी, यहाँ के कंपनी के 51% शेयर जो है वो खरीद सकती है, ठीक है ना। वही है, तो रेज क्या किया गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 40% टू 51%। अब क्वेश्चन आता है कि इससे इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट है वो कितना रेज किया गया, तो 51%। तो 51% दिमाग में हमेशा याद रखना, 51%, ठीक है। हाँ, अब बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे एफडीआई अलाउ है 100%, लेकिन जब इकोनॉमिक अभी की अगर मैं बात करूं जहां पे 100% जो है एफडीआई कर सकते हो, यानी जहां पे जो बाहर की कंपनी है वो 100% शेयर खरीद सकती है। लेकिन सुपर इंपॉर्टेंट ये है कि जब इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई तो कितने परसेंट जो है रखे गए एफडीआई के लिए, 51%। आई होप कि आपने इस लेक्चर को पसंद किया होगा, क्योंकि ये लेक्चर मैंने बनाया फ्रॉम एग्जाम ओरिएंटेड, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कोई अननेसेसरी पॉइंट यहां पे डिस्कस करूं जिससे आपका टाइम वेस्ट हो जाए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए ना तो लेक्चर को कमेंट करना, लेक्चर लाइक करना और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिए, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।